जाऊंगा कहाँ, रहूंगा यहीं। वाकई जैसे सितारे आकाश को छोड़कर कहीं नहीं जाते, वैसे ही इस दुनिया को रहने के काबिल बनाए रखने वाले कलमकार और कलाकार भी हमेशा हमारे बीच मौजूद रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। हिंदी साहित्य जगत के ऐसे ही सितारे कवि केदारनाथ सिंह का आज जन्म दिवस है। कवि केदारनाथ सिंह, जिन्होंने बताया कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है, जिन्हें आधुनिक हिंदी का सबसे लोकप्रिय कवि माना गया, जिन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में लोक, ग्रामीण और कस्बाई संवेदना के लिए जगह बनाई। अपने कालबोध से अपने काव्य को आज भी प्रासंगिक बनाए हुए हैं। तीसरे सप्तक के पारखी कवि के जन्म दिवस पर केदारनाथ सिंह की काव्य चेतना पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। वो हैं कवि जितेंद्र श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका। धन्यवाद पल्लवी जी। तो कवि जितेंद्र श्रीवास्तव जी के बारे में मैं आपको बता दूं, जेएनयू में केदारनाथ सिंह के शिष्य भी ये रहे हैं और खुद भी एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी कविता अगर आप सुन लें तो वाकई आपके कानों में वो रस घुलता है कि शायद उस रस की अनुभूति में जब इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। खुद भी एक मुकम्मल कवि और आलोचक हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप चूंकि खुद उनके सानिध्य में रहे और ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या कुछ आपने सीखा, क्या कुछ समझा, और इसके साथ ही कोई एक बेहतरीन सी कविता मैं आज के टाइम में उनके जन्म दिवस पर आपसे सुनना चाहूंगी। जरूर पल्लवी जी। सबसे पहले तो यह कि मैं नमन करना चाहता हूं गुरुवर केदारनाथ सिंह को। और वे सिर्फ मेरे गुरु नहीं थे। यह एक तथ्य है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैं उनकी कक्षाओं में विद्यार्थी के तौर पर रहा, लेकिन इस महादेश में भी और इस महादेश के बाहर भी जो लोग हिंदी कविता लिखते हैं उनमें हजारों लोग ऐसे हैं जो केदार जी को अपना गुरु मानते हैं, जो अपने को केदार जी के शिष्य के तौर पर देखते हैं। और मैं बराबर यह मानता हूं कि केदारनाथ सिंह महज एक कवि नहीं थे, वो मुकम्मल कविता की पाठशाला थे। केदार जी की कविताएं नए कवियों के लिए कविता सीखने की पाठशाला है। कैसे भाषा को बरता जाना चाहिए, कैसे विषयों को उठाया जाना चाहिए, पूरी तरह जिसको हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट कविता का अगर यह सीखना हो तो पिछले लगभग 50 वर्ष से अधिक की अवधि में केदारनाथ सिंह से बेहतर कोई दूसरा कवि नहीं है। एक शिक्षक के तौर पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वे अविस्मरणीय शिक्षक थे। उनकी रेंज इतनी बड़ी थी, वे हमें पृथ्वीराज रासो पढ़ाते थे और आधुनिक कविता महादेवी वर्मा पढ़ाते थे, निराला पढ़ाते थे और समकालीन कवियों को भी पढ़ाते थे, मुक्तिबोध को भी पढ़ाते थे। अब मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में ऐसे शिक्षक रह गए हैं जिनकी रेंज इतनी बड़ी हो कि वो रासों से लेकर समकालीन कविता तक समान अधिकार के साथ, समान विद्वत्ता के साथ अध्यापन कर पाते हैं। केदार जी के साथ रहते हुए हमने यह भी सीखा पल्लवी जी कि कवि को सबसे पहले एक अच्छा मनुष्य होना चाहिए, उसमें विनम्रता होनी चाहिए। जिनके लिए वह कविता लिखता है सचमुच उसके मन में उनके प्रति गहरा लगाव होना चाहिए, संलग्नता होनी चाहिए। और जब हम एक बड़े कवि को देखें तो हमें लगे कि हम अपने समय के एक बड़े मनुष्य को भी देख रहे हैं। केदार जी बड़े कवि ही नहीं, बड़े मनुष्य भी थे। उनकी कविता गहरी मनुष्यता का आख्यान है। ये अकारण नहीं है कि जब वो नहीं है हमारे बीच तब भी आपने उनकी कविता से ही इस कार्यक्रम का आरंभ किया कि जाऊंगा कहां, रहूंगा यहीं। और मेरा ये मानना है कि जब तक हिंदी कविता रहेगी, हिंदी कविता को प्रेम करने वाले लोग रहेंगे, तब तक केदारनाथ सिंह रहेंगे, बराबर रहेंगे। जी पल्लवी जी, जितेंद्र जी, चूंकि आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही है कहीं ना कहीं कि जो उनकी कविताएं रही, जो उनकी रचनाएं रही, वो वाकई आज की परिप्रेक्ष्य में भी तर्क संगत है। ऐसे में मैं आपसे जितेंद्र जी ये समझना क्या चाहूंगी, मैं आपसे खूबसूरत सी कोई बेहतरीन कविता सुनना चाहूंगी जो आपके दिल के बेहद करीब है, स्पेशली केदारनाथ सिंह जी की। जी, केदार जी की बहुत सारी कविताएं मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तीसरे सप्तक के उनके गीत हों,
रात पिया पिछवाड़े पहरू ठनका किया, या आना जी बादल जरूर, धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, या बहुत बाद की उनकी कविताएं, या अब कम लोग इस बात को जानते हैं कि केदार जी ने गीतों से शुरू किया था। अक्सर लोग कह देते हैं कि उन्होंने छोड़ दिया, नहीं, केदार जी ने अपने बाद के संग्रहों में छंद की कविताएं रखी, दोहे रखे। मैं आपको उनका दोहा सुनाता हूं, सुनिए, उनके दो दोहे सुनिए केदार जी के। कलम छोड़ दो मेज पर, कागज रख दो द्वार, सारी दुनिया जा रही, कवि जी चलो बाजार। ये जो हमारा समकालीन समय है, किस तरह वह बाजार की गोद में चला गया है, इसको अभिव्यक्त करने के लिए इससे मार्मिक पंक्तियां पिछले मेरे ख्याल से 30-35 वर्ष में नहीं लिखी गई कि कलम छोड़ दो मेज पर, कागज रख दो द्वार, सारी दुनिया जा रही, कवि जी चलो बाजार, और श्रोता कब के उठ गए, पाठक चले विदेश, कवि जी आओ घर चलें, रैन भई यही देश। और दूसरी जो मैं कविता, बल्कि कविता का एक अंश ही आपको सुनाना चाहता हूं, जिस कविता की पहली पंक्ति एक तरह से आपने पढ़ी थी, मैं केदार जी को याद करते हुए वही कविता पढ़ना चाहता हूं, जो सबके लिए प्रेरणा की तरह है कि जाऊंगा कहां, रहूंगा यहीं, किसी किवाड़ पर हाथ के निशान की तरह, पड़ा रहूंगा किसी पुराने ताखे या संदूक की गंध में, छिपा रहूंगा मैं, दबा रहूंगा किसी रजिस्टर में, अपने स्थायी पते के अक्षरों के नीचे, या बन सका तो ऊंची ढलानों पर नमक धोते खच्चरों की घंटी बन जाऊंगा, या फिर माझी के पुल की कोई कील, जाऊंगा कहां, देखना रहेगा सब जस का तस, सिर्फ मेरी दिनचर्या बदल जाएगी, सांझ को जब लौटेंगे पक्षी, लौट आऊंगा मैं भी, सुबह जब उड़ेंगे उड़ जाऊंगा उनके संग। यह अपने होने को लेकर, पृथ्वी के होने को लेकर, मनुष्यता के होने को लेकर, और एक तरह से कहें कि मतलब सामान्य मनुष्य में गहरी आस्था को व्यक्त करने वाली कविता है ये। किसी और जगह अमृत तो नहीं ढूंढता यह कवि, कोई और अमृत तो नहीं चाहिए उसे, वह कहीं और नहीं जाना चाहता, वह उन्हीं लोगों के बीच चाहता है कि वो रहे जिनके बीच उसने पूरा जीवन जिया, जिनके लिए कविताएं लिखी, जिनके दुख सुख का साथी रहा, जिनके लिए कभी वो हंसा, जिनके लिए कभी वो रोया, वहीं रहना चाहता है। तो मुझे लगा कि आज के लिए केदार जी को याद करने के लिए इससे बेहतर कोई कविता नहीं हो सकती। वैसे उनकी फर्क नहीं पड़ता जैसी कविता है, बहुत सारी कविताएं, एक से एक कविताएं हैं जिनके आधार पर हम समकालीन कविता की अर्थवत्ता का मूल्यांकन करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं पल्लवी। जितेंद्र जी, वाकई जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि जाऊंगा कहाँ, रहूंगा यहीं, इस कविता के बारे में आपने जिस तरीके से इसको परिभाषित किया, ये वाकई आज के परिप्रेक्ष्य में काफी ज्यादा तर्कसंगत लगती हैं। लेकिन जहां तक मैं समझ पाई, बिल्कुल आपकी बातों से जो समझ में आया वो ये कि ये कविता कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती है कि एक मनुष्य के साथ एक बंधन, एक जुड़ाव होता है जिसको छोड़कर वो कहीं जा नहीं सकता है और ना ही जाना चाहता है। जितेंद्र जी, चूंकि बहुत सारी कविताएं हैं केदारनाथ सिंह जी की, लेकिन आप खुद एक मुकम्मल कवि हैं, तो मैं आपसे आप ही की कोई बेहतरीन कविता सुनना चाहूंगी जो आप अक्सर खाली बैठे हुए या फिर जब आपको ख्याल आता है तो वही कविता आप सुनते रहते हैं या फिर वही कविता आप दूसरों को सुनाते रहते हैं। वो एक पर्टिकुलर कविता मैं आपसे सुनना चाहूंगी। आज तो बेहतर होता पल्लवी जी की मैं सिर्फ केदार जी पर बात करता, वो गुरु हैं हमारे। मैं अपनी एक छोटी सी कविता प्रेम की पढ़ देता हूं। मुझे लगता है कि आपके जो तमाम श्रोता हैं उनके लिए ये होगी, और कहीं ना कहीं ये कविता मेरे जैसे कवियों को केदार जी की परंपरा में खड़ा करती है। छोटी सी प्रेम कविता है, सुनिएगा। चुटकी भर में। बहुत आसान है किसी दिन चुपचाप उठकर तुम मेरे होने से बहुत दूर चली जाओ, संभव है जाने से पहले मेरे प्यार को दुलराओ, यह भी संभव है कि चौखट से तुम्हारे पांव टकरा जाएं और गिर पड़े स्मृतियों की गठरी, चौखट के सिरहाने छिटकी बिखरी स्मृतियां बटोरो न बटोरो, चलती जाएंगी वे तुम्हारे तलुओं से सटी लिपटी, तुम्हारी यात्रा में साथ होंगी स्मृतियां तुम्हारी थकावट बांटती हुई।
जहां भी करोगे विश्राम बैठकर, वहीं आसपास तुम्हारे सपनों की धूप में मैं भी मिलूंगा। यह कैसे हो, तुम रहो मैं नहीं, तुम्हारा कहीं भी होना मेरे साथ होना है। मेरा कहीं भी होना तुम्हारे साथ होना है। तुम कहीं भी जाओ, कितना भी बचकर जाओ, चुटकी भर चला ही जाऊंगा तुम्हारे साथ। तो ये मेरी कविता थी। जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी कविता के साथ मैं केदार जी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। बिल्कुल। केदार जी अपनी एक कविता में कहते हैं, अपनी कविताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, और इससे जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग केदार जी से बहुत परिचित नहीं है, उनको भी लगेगा कि केदारनाथ सिंह की जो बनावट और बुनावट थी कविता की, वो कैसी थी। वो अपनी कविताओं को एक तरह से आदेश दे रहे हैं कि बन सको अगर तो बजरी गिट्टी, चाहे कुछ भी बन जाओ, ढल न जाए दिन, छूट न जाए बस, अब जाओ मेरी कविताओं। आम आदमी के पास जाने की बात कहते हैं, जीवन में तल्लीन हो जाने की बात करते हैं। और इतना ही नहीं, वे कपास के फूल पर कविता लिखते हैं। कपास के फूल पर आपको किसी कवि की कविता नहीं मिलेगी। वो रोमांटिसिज्म नहीं पैदा करता किसी तरह का। लेकिन केदार जी उस पर कविता लिखते हैं कि वे देवता को पसंद नहीं, लेकिन आश्चर्य इस पर नहीं। आश्चर्य तो ये है कि कविगण भी लिखते नहीं कविता कपास के फूल पर। प्रेमी जन भेंट में नहीं देते उसे कभी एक दूसरे को, जबकि वह है कि नंगा होने से बचाता है सबको, और सुतर गया मौसम तो भूख और प्यास से भी बचाता है वह। ईश्वर को तो ठंड लगती नहीं, वैसे नंगा होना भी वहां उतना ही सहज है, उतना ही दिव्य। इसलिए इतना तय है कि ठंड के विरुद्ध आदमी ने ही खोजा होगा पृथ्वी पर पहला कपास का फूल। तो केदार जी इस तरह से अपनी कविताओं में आते हैं, और वो घास पर, दूब पर कविता लिखते हैं। जी। और दूब पर कविता लिखते हुए वो कहते हैं कि कभी कभी लगता है, और पिछले कुछ समय से कुछ ज्यादा ही लगता है, कि आदमी के जनतंत्र में घास के सवाल पर होनी चाहिए लंबी एक अखंड बहस, पर तब तक वह न हो, शुरुआत के तौर पर मैं घोषित करता हूं कि अगले चुनाव में मैं घास के पक्ष में मतदान करूंगा। कोई चुने या न चुने, एक छोटी सी पत्ती का बैनर उठाए हुए वह तो हमेशा मैदान में है। ये आम आदमी की पक्षधरता है। यह आम आदमी की पक्षधरता है। और इस पक्षधरता, यही पक्षधरता एक सर्जक की पक्षधरता होती है, कवि की पक्षधरता होती है, कि जिनकी ओर से कोई नहीं बोल रहा है, कवि उनकी ओर से बोलता है। जिनकी ओर से सब बोल रहे हैं, उनकी ओर से बोलने का क्या मतलब। तो केदार जी की कविता उनकी आवाज है जिनको सदियों से आवाज नहीं मिली। उन केदार जी की कविताओं को देखें। केदार जी की कविताओं में वंचना का जो विरोध है, प्रत्याख्यान है, उसको बहुत गहराई से महसूस किया जाना चाहिए। स्त्रियों को लेकर जो कविताएं केदार जी ने लिखी हैं, वो बिल्कुल अलग हैं नई कविता और उसके बाद के आए कवियों में। बहुत भिन्न किस्म से केदार जी लिखते हैं। और केदार जी की जो पूरी बनावट है, वो अलग से राजनीतिक कवि नहीं थे, लेकिन जो राजनीतिक चेतना केदारनाथ सिंह में है, वो तथाकथित राजनीतिक कवियों में भी नहीं दिखाई देती है। ये एक बड़ी बात है केदार जी के साथ। मातृभाषाओं के गहरे समर्थक थे वो। अपनी एक कविता में जब वो मां का अंतिम संस्कार कर लेते हैं, तो गंगा से निवेदन करते हैं और कहते हैं कि मां, भागीरथी से कहते हैं कि मां, मेरी मां का ध्यान रखना, उसे सिर्फ भोजपुरी आती है। एक और जगह हिंदी और भोजपुरी की बात करते हुए वो कहते हैं कि भोजपुरी मेरा घर है, हिंदी मेरा देश। ये कविता मैं बार बार इसलिए ये पंक्तियां उद्धृत करता हूं कि इस देश में लोग हिंदी को लेकर, बहुत सारे लोग जो विरोध का भाव रखते हैं, उनको समझना चाहिए कि घर और देश में कोई विरोध नहीं होता है। हम जो भाषाएं अपने वहां बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी, अवधी, ये घर है हमारा, लेकिन एक देश भी है हमारा। और घर और देश में आवाजाही होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, न कि दुराव होना चाहिए। केदारनाथ सिंह बहुत धीमे से अपनी ये बात कह देते हैं। अपने पुरविया होने का बड़ा एक तरह से कहें उनको मतलब सुख देता था पुरविया होना उन्हें। पूरब का आदमी होना उन्हें सुख देता था। और अपने ठेठपन में वो पूरब के आदमी थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे आधुनिक विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए आप दूर से केदारनाथ सिंह को पहचान सकते थे।
बड़े, मतलब जो मैंने आरंभ में कहा कि केदार जी बड़े कवि थे, बड़े मनुष्य थे, और कथनी और करनी में भेद नहीं था उनके। एक बड़ी बात है जो रेखांकित की जानी चाहिए आज उनको याद करते हुए। जी पल्लवी। जी जितेंद्र जी, चूंकि आपने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं कविताओं के माध्यम से भी और कविताओं को परिभाषित करने के लिए भी, जो वाकई जी ऐसा लगता है कि जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ कविताओं को पढ़ते हैं सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमें कविताएं अच्छी लगती हैं या उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है, दरअसल कविताओं को पढ़ने का मतलब ये होता है कि उसको हम आत्मसात भी करते हैं और दूसरी बात ये कि हम अपने जीवन से उसको जोड़ कर देखते हैं। तो बिल्कुल। फिलहाल जो स्थिति है जितेंद्र जी, इस पर बहुत से आजकल बहुत से लोग उदास भी हैं, मन परेशान सा है। कोई ऐसी ही एक बेहतरीन सी कविता हमें सुना दीजिए कि जो कहीं ना कहीं दिल को सुकून दे। वैसे तो तमाम कविताएं सुकून देती हैं, राहत देती हैं, लेकिन जिस तरीके से जी आपने जी थोड़ी जी देर पहले एक प्रेम भरी कविता सुनाई थी, कुछ इस तरीके की जी। और कोई कविता है तो प्लीज जरूर हाँ, सुनाइए हमें। केदार जी के वहाँ ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं। तत्काल मैंने इस तरह की कोई कविता उनकी अपने सामने उस तरह नहीं रखी, लेकिन मैं कहूँ कि केदार जी को याद करते हुए अ, ऐसी कई पंक्तियां याद आती हैं। जैसे केदार जी आम आदमी में साहस का संचार करने के लिए, मैं उनकी जो एक बड़ी प्रसिद्ध कविता उसकी एक अंश सुनाता हूं कि आम आदमी को कैसे अपने साहस को नहीं खोना चाहिए, और कैसे जो लोग बहुत ऊंचे ऊंची जगहों पर पहुंच गए हैं उनको देखकर बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। केदार जी कहते हैं कि मेरे शहर के लोगों, यह कितना भयानक है कि शहर की सारी सीढ़ियां मिलकर जिस महान ऊंचाई तक जाती हैं वहां कोई नहीं रहता। यानी कि जो महानता का एक मिथ्या भ्रम है हमारे समाज में, केदार जी उसका प्रत्याख्यान करते हैं। इसी तरह से तमाम जगहों पर मतलब केदार जी के वहां आप देखेंगी, जैसे मैंने कहा कि आरंभ में ही एकदम आरंभिक दौर की जो एक उनकी कविता है केदार जी की, जो आपको अच्छी लगेगी। बहुत छोटी सी कविता है और पिछले 50 साल से बहुत सारे प्रेम करने वाले लोग इसे अपनी कविता मानते रहे हैं, और अगर इसका राजनीतिक संदर्भ भी ढूंढना चाहे तो वो भी ढूंढ सकते हैं। केदार जी कहते हैं कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और मुलायम होना चाहिए। तो ये एक बहुत सुंदर कविता है, 4 पंक्तियां हैं कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और मुलायम होना चाहिए। हम लोग आजकल हाथ तो कोई किसी से मिला नहीं रहा है, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से चला करो हो गया है, कोरोना आया है, ये जाएगा भी, लेकिन यह जो आत्मीयता है, हाथ को हाथ में लेकर महसूसने की, चाहे मित्रता का संबंध हो, चाहे प्रेम का संबंध हो, अपनत्व का कोई भी संबंध हो। आप देखें, अगर कोई प्रिय किसी का हाथ, आपका भाई बहन दोस्त मित्र जिससे भी आप प्रेम करते हैं, अगर उसका हाथ आपके हाथ में है तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो केदार जी ने आज से 50 साल से भी पहले ये पंक्तियां लिखी थी। आपने वो कविता भी उनकी बहुत उद्धृत की कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है, यह जानते हुए भी मैंने कहा जाओ। तो केदार जी, मैंने कहा यथार्थ के कवि हैं। केदार जी के वहां बहुत सारी आने और जाने को लेकर आपको चीजें मिलेंगी। गहरी भारतीयता केदार जी के वहां आपको मिलेगी, आत्मीयता की, परिवार की, पारिवारिकता की। केदार जी की कविताओं में देखिए, मैंने माँ का संदर्भ लिया, पिता के संदर्भ में, मतलब जो भारतीय जीवन है उसका गहरा संस्कार भी केदार जी के वहां मिलेगा, अग्रगामी होते हुए, आगे बढ़ते हुए, उसमें नया कुछ जोड़ते हुए। जी जी वाकई जितेंद्र जी, चूंकि इस वक्त हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और आप जो कविताएं कह रहे हैं उन कविताओं की कुछ पंक्तियां भी लोग लिख रहे हैं। और इस वक्त जी हमारे साथ शंभुनाथ मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि जी केदार जी को आत्मीयता से याद करते हुए आपने उनकी महत्वपूर्ण कविताओं का पाठ किया है, सुंदर जी बातचीत। वो कहते हैं, जी अल्पना त्रिपाठी आपको प्रणाम कह रही हैं, अमरेंद्र पांडे हैं, ये पृथ्वी रहेगी कविता, ये पृथ्वी रहेगी कविता उन्होंने ये लिखा है।
इसके साथ ही सुनील कुमार पाठक लिखते हैं कि मेरा कहीं भी होना तुम्हारे साथ होना है। वाह वाह, बहुत सुंदर। तो इस तरीके से जो लोग हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि लोगों का कविता के प्रति जुड़ाव कितना है और कितना इससे खुद को बांधे हुए चलते हैं, खुद को बांधे हुए रखते हैं। चूंकि आज वैसे तो हमको बात केदारनाथ सिंह जी पर ही करनी चाहिए, लेकिन जितेंद्र जी मैं आपकी भी कुछ कविताएं सुनना चाहूंगी, जो कविताएं आपने बिल्कुल खाली वक्त में लिखी हो और दिल से लिखी हो, और उनको आप हमेशा अपने रिश्तेदारों को, खास तौर से अपने घर वालों को सुनाते हो। जी जी, कविताएं तो दिल से ही लिखी जाती हैं पल्लवी। उसके बिना तो ये संभव नहीं है। मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूं। आजकल मैंने कुछ गजलें कही हैं। शेर सुने कि उठ रही है दुआ उनके लिए मन से, कर रहे हैं इश्क जो मामूली जन से। उठ रही है दुआ उनके लिए मन से, कर रहे हैं इश्क जो मामूली जन से। बदल जाती है यह दुनिया किसी भी पल, न आप किसी की हैसियत उसके रहन से, न आप किसी की हैसियत उसके रहन से। और एक शेर सुनिए कि हमारी बात छोड़कर खुद को देखो, हमारी बात छोड़कर खुद को देखो, तुम्हारी बात गिर गई है अब वजन से, तुम्हारी बात गिर गई है अब वजन से। और मैं आपको एक और शेर सुनाता हूं, दो तीन शेर सुनाता हूं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तमाम युवा जुड़े हैं कि देखता है वो बस हमारी कमी, देखता है वो बस हमारी कमी, आंख में है धूल उसके जो जमी, पास उसके हैं बहुत से रास्ते, पास उसके हैं बहुत से रास्ते, वो नहीं है लेकिन हृदय का धनी। और शेर सुनिए कि जेठ की धूप सी जिंदगी है मेरी, जेठ की धूप सी जिंदगी है मेरी, कब मिलेगी छांव मुझको घनी, तो हरकतें ठीक नहीं हैं ये प्यार में, सूख जाएगी मेरे मन की नमी। तो मुझे लगता है कि ये कुछ जो शेर जो हैं वो आप लोगों के लिए जरूरी थे। एक दो शेर और आपको सुना देता हूं जो शायद आपको अच्छा लगे। कि आप आए हैं तो जीने का बहाना आया, आप आए हैं तो जीने का बहाना आया, इस तरह फिर जीवन में ठिकाना आया, इस तरह फिर जीवन में ठिकाना आया। उनके आने से अधर पे चमकी है हंसी, उनके आने से अधर पे चमकी है हंसी, इस तरह मेरे हिस्से ये खजाना आया। अब कहां कोई किसी से मिलता है साहिब, अब का अब कहां कोई किसी से मिलता है साहिब, अजब सा ये अब कातिल है जमाना आया। और घाव तो है मन में मेरे बहुत से लेकिन, घाव तो हैं मन में मेरे बहुत से लेकिन, देखिए मेरे अधर पे है तराना आया। और सनम ने हम पे कहर इस तरह बरपाया, मैं न समझा किस तरह का बहाना आया। तो कुछ शेर मुझे लगता था कि अपने लोगों के लिए सुनाऊं, जो लोग क्या कहते हैं सुनना चाहते थे, या अच्छा लगता है। कविता भी मैंने आपको सुनाई ही थी, तो एक और क्या सुनना चाहेंगे आप लोग? बहुत सारी चीजें हैं जो हैं, चलती रहती हैं। एक नज्म सुनाता हूं आपको कि हवा और गरमाए तो अच्छा है, तुम पर्दे में न आओ तो अच्छा है, गरीबों के बदन पर हो बसन अब, हवा इस तरह बदले तो अच्छा है, न हो कोई किसी का मालिक यहाँ, वक्त इस तरह बदले तो अच्छा है, वह कहीं दूर बैठा है जो दुखी, वह कहीं दूर बैठा है दुखी जो, हंसी उसके अधर हो तो अच्छा है, हंसी उसके अधर हो तो अच्छा है। और पल्लवी, तो
तमाम जो युवा साथी जुड़े हैं, मुझे लग रहा था कि वो लोग शायद उनको शेर अच्छा लगेगा, उन लोगों के अधर पर ये चीजें रहती हैं। आजकल जो चीजें चल रही हैं उसके लिए मैं अपनी बहुत छोटी सी एक कविता सुनाता हूं। इन दिनों हाल चाल, कांप रहा है दिन और धूप भी पियराई है, न जाने कौन ऋतु आई है, न जाने कौन ऋतु आई है। तो ये कुछ मेरे अशार थे, उस शेर सुनाए मैंने। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज केदार जी पर ही बात हो, और केदार जी की जो लंबी कविता बाग है, जो एक अलग संग्रह के रूप में छपी है, जो लोग नए पाठक हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनको भी उसे जरूर पढ़ना चाहिए। और हिंदी कविता से अगर आप प्यार करते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो केदार जी के पास बार बार जाना चाहिए, बार बार। बहुत बहुत आपका शुक्रिया जितेंद्र जी, केदार जी की कविताओं के लिए, आपकी कविताओं के लिए, क्योंकि ये जो हमारा कार्यक्रम है काव्य, ये इसीलिए है कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर लोग कमेंट के जरिए अपनी बातें ही नहीं रखते, बल्कि एक जुड़ाव अपना महसूस करवाते हैं, हमें बताते हैं कि कविता से वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, और अपने दिल की बात को खुलकर रखने का एक बेहतर माध्यम है। और आज हमने कोशिश की आपके जरिए कि लोग अपने दिल की बात इस कमेंट के जरिए कहें, और हुआ भी ऐसा ही। हम उम्मीद करते हैं जितेंद्र जी कि जिस तरीके से कविताओं को लेकर आपने अपनी रुचि दिखाई, बेहतरीन कविताएं आपने लिखी, उसी तरीके से हर एक युवा वर्ग भी, आने वाली पीढ़ी भी कविताओं की भाषा समझे, कविता को समझे, और इसे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि इसके अंदर इसको लेकर खुद को आत्मसात करे, इनके शब्दों पर गौर करें, क्योंकि कविताओं की एक एक शब्द मोती की तरह होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स का इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नमस्कार।